हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके लिए एक और नया वीडियो लाया हूं मैं, जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट जो है आज मेरे एक सब्सक्राइबर को हुआ था। अच्छा, इनका जो फेस थोड़ा ब्लर कर रखा है क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो है अपनी पहचान को शो करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो ये मेरे साथ है, इनका आज ही हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है और ट्रांसप्लांट करा है हमारे डॉक्टर अंकित कुमार जैन ने, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर बहुत सारे डाउट होते हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी डर भी होता है। ऐसे बहुत सारे वीडियो भी देखते हैं, साथ में कुछ आसपास के लोग कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं या फिर मन में भी कुछ डाउट रहता है, कुछ डर सा रहता है। तो जो मेरे सब्सक्राइबर है उनका भी एक इसी तरह का डर था कि ट्रांसप्लांट में कितना पेन होता है, क्या चीज़ होगी। हालांकि एक चीज़ और थी कि इनके यहाँ पे कुछ वेंस थी, कुछ नस थी ऐसी जो थी, उसको लेके प्रॉब्लम था कि ये कहीं इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। क्योंकि जब ट्रांसप्लांट के लिए एक दिन पहले आ चुके थे क्लिनिक पे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए अपने, और ट्रांसप्लांट कैसा हुआ, क्या एक्सपीरियंस रहा, वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा और इन्हीं से पूछेंगे हम, है ना। तो अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट की प्लानिंग कर रहे हैं, कराना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे और बहुत हेल्प करेगा वीडियो आपकी ये डिसीजन लेने में कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। इन्होंने काफ़ी फ़ोन करे और डर तो काफ़ी ज़्यादा रहे थे और बहुत सारे सवाल थे इनके मन में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हम इन्हीं से पूछते हैं। तो बताइए, क्या किस तरह का एक्सपीरियंस था और क्या डर था मन में, क्या क्या सवाल थे, वो सारे बताइए। कि एक्चुअली मैं तो सर को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था। अप्रॉक्सीमेटली 2-3 ईयर्स हो गए थे। मैं सर को काफ़ी टाइम से वॉच कर रहा हूँ और मैंने कई बार सर से कॉलिंग भी की, बात भी की, हर एक चीज़ के हर तरीके से सेटिस्फाइड होने के बाद फिर मैंने यहाँ मतलब क्लिनिक पे सर से आने के लिए मैंने टाइम लिया और डेट फिक्स की और हर एक चीज़ करने के बाद जब यहाँ पर मैं आया तो फ़िलहाल तो सबसे पहला मेरा था ना, मैं डर बहुत रहा था क्योंकि मैंने जैसा कि सर ने बताया मेरे सर के ऊपर से थोड़ा सा एक नस टाइप की जा रही थी ना, तो मेरे अंदर का डर था कि मतलब कुछ हो ना, ये मेरा डर था। बाकी डॉक्टर ने यहाँ पे जितने भी थे सब ने बहुत अच्छा गाइड किया, हर तरीके से बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। और फिर उसके बाद प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़, टीम जितने भी थे यहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे से हर एक चीज़ हुई यहाँ पर। और बस मैं आपके सामने हूँ, अभी सामने आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा ट्रांसप्लांट हुआ है और मैं इस समय भी देख रहा हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। और जब वैसा था इससे पहले जब मैं था ट्रांसप्लांट नहीं कराया था तो मुझे बड़ा अनकम्फर्टेबल लगता था। मैं कहीं भी आता जाता था ना तो मेरे को थोड़ा अजीब लगता था। तो अब प्रॉपर ठीक लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में रिजल्ट अच्छा आएगा और आपके सामने वो भी शो भी करूँगा मैं। हाँ, जैसा कि इन्होंने बताया कि ट्रांसप्लांट होने के बाद में जैसे इन्होंने अभी मिरर में देखा है, अभी रिजल्ट वगैरह तो स्टार्ट भी ना, आज सर्जरी हुई है ना, फिर भी इतना कॉन्फिडेंस आ गया। तो रिजल्ट आने के बाद में क्या कंडीशन होगी आप समझ ही सकते हैं। और रिजल्ट किस तरह से आएगा वो भी बता देंगे लास्ट में जब इनका रिजल्ट आ जाएगा। और ये चीज़ वही था कि मैं बता रहा था आपको कि डर, मतलब बहुत ज़्यादा डर था इनको ले, सर्जरी को लेकर, ट्रांसप्लांट को लेकर बहुत सारे डाउट थे। बिल्कुल, मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। मैंने जैसे 2 दिन मेरे को बचे थे ट्रांसप्लांट के लिए, मैंने सर को बहुत बार कॉल किया कि सर मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं, करवाऊं कि ना करवाऊं। बट फिर उसके बाद मेजर सा थोड़ा सा लगता है जब आप एनेस्थीसिया दिया जाता है, जब भी लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है बहुत ही मेजर सा लगता है। बट उसके बाद आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। मैं तो सो गया था। हाँ, तो थोड़ी देर के लिए मैं सो मेरे गया काफ़ी था। सारे सब्सक्राइबर रहते हैं जिनका ट्रांसप्लांट स्टार्ट होता है, मैं संग में आता हूँ फिर चले भी जाता हूँ। इनकेस में लास्ट तक इसीलिए रुका कि ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना, इसीलिए फेस ब्लर करके शेयर कर रहे हैं कि जो भी था एक्सपीरियंस तो एटलीस्ट आपको पता चले कि इतना अगर किसी के मन में डाउट है, डर है, फिर भी देखो एंडिंग कितनी अच्छी होती है ना। सो यही है। और एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपका ट्रांसप्लांट किसने करा, जो एक्सट्रैक्शन है, जो स्लीड मेकिंग है, हेयरलाइन डिज़ाइनिंग है? सर जितना भी हेयरलाइन डिज़ाइनिंग था ये सब डॉक्टर अंकित सर ने किया है और प्रॉपर तरीके से बहुत ही अच्छी हेयरलाइन डिज़ाइन हुई, मुझे बहुत पसंद आई है पर्सनली। सो यही था, ये इनका एक्सपीरियंस था। और जो कंडीशन है कि इस तरह से ट्रांसप्लांट हुआ वो मैं पास से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप देख लो ग्राफ्टिंग कितने अच्छे से हुई है। बिफोर के भी कुछ फोटोज़ होंगे तो लगा देंगे, हालांकि ब्लर रहेंगे, बट आप बार्डनेस पता कर सकते हो उसमें कि बार्डनेस किस तरह का था। और एक्सपीरियंस इनका साथ में ही लगा है, तो आप देख लीजिए कैसी क्या कंडीशन होती है। और सर से भी थोड़ी हम बात करेंगे ट्रांसप्लांट के बारे में, ताकि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके मन में जितने भी डाउट आते हैं वो क्लियर हो सके, कि एक ही वीडियो में आपको बहुत सारी नॉलेज मिल सके। सो अब हम अंकित सर से कंफर्म कर लेते हैं एक बार फिर से कि जैसा कि ये मुझसे पूछ रहे थे, तो सर जैसा कि इनको जो नस को लेके आए वेंस सभी में रहती है ऐसी, तो सो इसको लेके कोई प्रॉब्लम आ सकती है या फिर कुछ नहीं? जिससे मेरा इनसे डिस्कशन हुआ था कल शाम को ही, तो देखिए क्या होता है हमारे जो बॉडी में जो ये रक्त सिराएं हैं, धमनियाँ हैं, ये अलग अलग कैलिबर की, अलग अलग साइज की होती हैं। तो कुछ बहुत बड़ी होती हैं, हाँ, जिनके डैमेज definitely। होने से रिस्क हो सकता है। यस सर। पर जो स्किन पे जो धमनियाँ दिखती हैं या जो साइज की जो नसें होती हैं, ये बहुत
कम कैलिबर की होती हैं और ये बहुत सुपरफिशियल होती हैं। मतलब ये इनमें कोई डैमेज होता है तो लोकल ब्लीडिंग के अलावा इससे ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। तो वो चीज़ इवेलुएट कर ली थी कल और उस हिसाब से ही डिसीजन लिया था कि कोई रिस्क इसमें है नहीं और ऐसी कोई ब्लीडिंग मेजर हुई भी नहीं है कि किसी तरह का। नहीं तो अदरवाइज अभी आप देख ही सकते हो कि पेशेंट कोई कमजोरी नहीं फील कर रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता तो डेफिनेटली उनको और कमजोरी वो होता भी नहीं सर, हाँ। किसी को भी मैंने तो आज तक So, आपके हाँ, यहाँ पे even नहीं देखा। मतलब उस पोर्शन में जहाँ पे धमनियाँ थी वहाँ पे भी कोई ऐसा इशू आया नहीं क्योंकि वो बहुत सुपरफिशियल होती हैं। तो उनमें प्रिक भी लगता है तो जो ब्लड नॉर्मल जो होता है उसी तरह से 2 मिनट में वो क्लॉट हो जाता है। तो वो सेम उसी तरह की प्रोसेस, कोई प्रॉब्लम नहीं कुछ ऐसा रिस्क नहीं था। So, वो तो आप डॉक्टर को इवेलुएट कराइए और आप आराम से उसमें से यहाँ से एक बहुत ही मेन बात निकल के आती है कि जब भी आप ट्रांसप्लांट प्लान करते हैं तो ये मैं हर वीडियो में ही बताता हूँ, जहाँ पे डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट करते हो, एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हो जो इस बारे में डिटेल में जानते हो। क्योंकि बहुत सारे कॉस्ट थोड़ी कम के चक्कर में टेक्नीशियन बेस्ड क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। वहाँ पे जैसा कि इनके मन में जो सवाल आया था, क्या वो टेक्नीशियन क्लियर कर पाते हैं? क्योंकि वो तो इस चीज़ के बारे में जानते ही नहीं है ना। अब जैसा कि इनका ये सवाल था, अब देखो कोई कितना ज़्यादा डेप्थ में सोचता है इस बारे में ट्रांसप्लांट में जाने से पहले। सो आपको इतना तो सोचना चाहिए कि मैं ये सब चीज़ों को अगर अवॉइड भी करते कि मैं ट्रांसप्लांट करूँ तो एटलीस्ट डॉक्टर हो कि हमको सारी चीज़ें ध्यान से करें, अच्छे से करें और किसी तरह का कोई रिस्क नहीं हो। जब आप एक सर्जन के पास में जाएंगे जो क्वालिफाइड है इस चीज़ के लिए और इस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और आप इनके मन में सवाल आया पर सबके मन में सवाल आता भी नहीं है और वो इतना सोचते ही नहीं। वो तो सिर्फ मैंने यहाँ का रिजल्ट देखा, रिजल्ट तो आपको एक टेक्नीशियन भी बहुत अच्छा दे देंगे, सिर्फ ग्राफ निकाल के कहीं भी लगा देंगे। पर इतना डिटेल में क्या जानते हैं स्किन के बारे में और अंदर क्या क्या चीज़ होती, कितनी नसें होती, क्या क्या चीज़ें होती, हमको स्लिट को कितनी डेप्थ लेना है, किस एंगल पे लेना है, क्या डायरेक्शन रखना, सारी चीज़ें। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी जब भी आप ट्रांसप्लांट प्लान करो तो अच्छी जगह से ज़रूर कराएं कि बाद में कोई रिस्क नहीं हो और जो हमारे डाउट हो डॉक्टर अच्छे से क्लियर कर दे। सो यहाँ पे वर्क जो है हेयर लाइन मेकिंग हुआ और उसके बाद में स्लीड मेकिंग हुआ, एक्सट्रैक्शन हुआ, सब डॉक्टर अंकित कुमार जैन ने ही करा है। और बस यही था एक्सपीरियंस इनकी सर्जरी को लेकर। और सर से एक और सवाल पूछ लेते हैं कि सर जब भी ट्रांसप्लांट होता है तो एक ट्रांसप्लांट को बेहतर बनाने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जिससे रिजल्ट अच्छा आए और दिखने में एक नेचुरल लुक लगे, डेंसिटी वगैरह, इस किस किस चीज़ों पे ध्यान में रख के वर्क होता है? बेसिकली कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि हेयर लाइन डिजाइनिंग हो गया सबसे पहले कि उसकी पोजीशनिंग क्या रखनी है ना। कई पेशेंट हमारे पास आते हैं उनकी हेयर लाइन बहुत ही नीचे से 1-2 फिंगर पे भी ले लेते हैं। तो कई बार जैसे पेशेंट तो रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको एक एग्रेसिव लुक चाहिए होता है, कई बार हमसे भी करते हैं, लेकिन हम लोग उनको समझाते हैं कि इतनी एग्रेसिव हेयर लाइन में ग्राफ वेस्टेज भी होगा, आपकी अननेचुरल लगेगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, पोजीशनिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि माथा हमें सिर्फ छोटा नहीं करना होता है, वो एक लॉजिकल वे में जाना चाहिए कि आपके फेस के प्रोपोर्शन में छोटा कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं कर सकते कि आप कुछ भी किसी भी मतलब नीचे आप पोजीशन पे आप हेयर लाइन बना दो, है ना। तो वो अननेचुरल लग सकती है। वो कई बार हमारी मसल्स के ऊपर आ जाती है तो वो अपनी एक्सप्रेशंस के साथ मूव करने लगती है। तो हमें इतनी भी एग्रेसिव हेयर लाइन में नहीं जाना चाहिए, वो अननेचुरल लगती है। तो एक प्रोपोर्शन के हिसाब से पोजीशन होना चाहिए। फिर उसमें हेयर लाइन में कुछ कैरेक्टर होते हैं जैसे कि उसका इरेगुलर होना, है ना। तो जिगजैग पैटर्न भी ऐसे एकदम सिमेट्रिक नहीं आने चाहिए कि वो ऐसा पैटर्न हो कि वो एक ट्राइंगल्स जैसे दिखने लग जाए हेयर लाइन के अंदर, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। बहुत माइक्रो इरेगुलरिटीज़ होनी चाहिए जो कि फिर अपने नेचुरल हेयर में होती हैं, तो वो करना रहता है। फिर उसमें सिंगल हेयर आगे डालना है ना, ताकि थोड़ा वो सॉफ्ट लुक दे, ना कि शुरू से बंचेस दिखें हमको हेयर के, क्योंकि वो जैसे डॉल्स हेयर जैसा अपीयरेंस आने लगता है। फिर उसके बाद फिर वॉल्यूम कहाँ देना है, तो कहाँ मल्टीपल ग्राफ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो वहाँ पे एक स्ट्रेटजी होती है। फिर कहाँ पे जो आपके रिमेनिंग बचे हुए ग्राफ्ट हैं वो कैसे डिस्पर्स करना है, या कभी बॉडी हेयर लिए हैं तो उनको कैसे मिक्स करना है स्कैल्प हेयर में, ताकि चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑब्वियस ना हो, पता ना चले कि सर्जिकली हुआ है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं। इनके एंगल इम्पोर्टेंट होते हैं कि किस एंगल पे आप ग्राफ्ट लगा रहे हो, किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, ताकि वो चीज़ें सब प्रॉपर तरीके से जाए। देखा आपने कितनी सारी चीज़ें होती है। बस ये है कि अच्छा क्लिनिक सिलेक्ट करो, सही जगह चले जाओ, आपका वर्क बेस्ट ही होना है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी और वीडियो से कुछ हेल्प ज़रूर हुई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। किसी तरह का कुछ भी सवाल है मन में कमेंट्स कर देना कमेंट बॉक्स में, मैं उसका जवाब दूंगा, या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके जो भी इन्फॉर्मेशन लेना है ले सकते हैं।
थैंक यू अंकित सर, थैंक यू फॉर